जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। स्क्रीन पे दिख रहा होगा नोट्स पब्लिकेशन, आपको दिख रहा है। नोट्स पब्लिकेशन के सामान्य ज्ञान सिंगल लाइनर यानी वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और आपको बता दें, इसमें जी के जो है एनसीईआरटी के पैटर्न पे मिलने वाले हैं। और क्या क्या हो चुका है ये भी आपको मैं दिखा तो कुछ दूँ। विविध सामान्य ज्ञान हम कंप्लीट करा चुके हैं, शिक्षा लोक संस्कृति कंप्लीट करा चुके हैं। उसके बाद हमारा जो है विश्व तथा भारत का इतिहास चल रहा है। उसके बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था करवा देंगे। एक एक करके पूरे टॉपिक को हम इसमें जो है क्लियर कराने वाले हैं। तो बने रहे प्यारे साथियों। आपको दिखा दूँ कि ये कितना बेहतरीन सेशन आपको होने वाला है। इसमें क्या क्या हो चुका है आप देखते रहिए एक बार। और उसके बाद जो है आज हम क्या करवाने जा रहे हैं सब देखिए। कंप्लीट करा चुके हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत समराइज वे में दिए गए हैं सब। तो आपके लिए वास्तव में हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो को यदि आपने क्लिक किया है तो वीडियो पूरा देखें, स्किप कर करके ना देखें। या आपने 2 मिनट देख लिया फिर मन हट गया तो कोई फ़ायदा, किसी भी वीडियो का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि अच्छे देखेंगे तभी आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। अब आज देखिए, हम कल के सेशन में जो है हमने मौर्य काल तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हम इसमें मौर्योत्तर काल यानी देसी राज्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहे प्यारे साथियों। यानी कि मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य के बाद कौन सा वंश आया? शुंग आया। मौर्य वंश के बाद जो है पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना जो है एक ब्राह्मण वंश के रूप में किया था। शुंग वंश की स्थापना किया। और किसने किया तो आप बताएंगे। पुष्यमित्र शुंग ने किया। एक ब्राह्मण था। अब बात करते हैं, शुंग ने अपनी राजधानी क्या है विदिशा स्थापित किया। अब बात करते हैं, अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जिनका पुरोहित पतंजलि था। शुंग ने कौन से 2 अश्वमेध कराए जिनके जो है पुरोहित कौन से? पतंजलि थे। अब बात करते हैं कलिंग साम्राज्य चेदी वंश के बारे में बात कर लेते हैं। चेदी वंश का महान शासक कौन था? खारवेल था, जिसकी जानकारी उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों पर स्थित गुफा के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। कहाँ? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है कि जो है खारवेल जो था चेदी वंश का शासक, महान शासक था। अब बात करते देखिए, चेदी वंश का संस्थापक महामेघवान था। जो खारवेल ने मगध जीतकर जैन तीर्थंकर की मूर्ति वापस कलिंग में स्थापित किया था। अब विदेशी आक्रमणों की देखिए, इसमें पहला है भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी क्रमशः हिंद, यवन, शक और पहलो। पहले जो है हिंद यवन थे, उसके बाद शक थे, उसके बाद पहलो थे, उसके बाद कुषाण थे। चारों का नाम याद कर लेना है आपको। हिंद यवन, शक और पहलो यानी HSP के आपको याद करना है। हिंद, शक, पल्लव और कुषाण आपको याद करना है। HSP के जो है। अब बात करते हैं, भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम जो है हिंद एवं शासक डेमेस्ट्रियस था। और इसने पंजाब सिंध के बड़े भाग पर अधिकार कर साकल को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? हिंद एवं पहले थे, इनको राजधानी क्या बनाया? साकल बनाया। कौन था पहला हिंद एवं? तो आप बताओ डेमेस्ट्रियस था। तो जिसने राजधानी क्या बनाई तो साकल बनाया था। मिनांडर हिंद एवं का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। किससे? अब बताओ, मिनांडर जो था क्या हिंद एवं शासक था, प्रतापी शासक था, जिसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से जो है दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ये चीज़ें मिलिंद पन्हो जो है बौद्ध ग्रंथ में मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन के उत्तर पर आधारित वाद विवाद है। मिलिंद पन्हो आप बुक के बारे में जानते होंगे तो क्या है? मिलिंद पन्हो मिनांडर तथा जो है नागसेन के वाद संवाद के बारे में इसमें लिखा गया। भारत में यूके ट्राइडस वंश का जो है सबसे शक्तिशाली शासक तो हेराक्लिस हुआ, जो दूसरा हिंद वंश का संस्थापक था, संबंधित था। देखिए कहा गया भारत में यूके ट्राइडस वंश का संस्थापक कौन सा? तो राजा हेराक्लिस था। और दूसरा हिंद जो है वंश से संबंधित था। अब बात करते हिंदुओं ने सर्वप्रथम डाई विधि से राजा का नाम जो है तिथि अंकित की और सोने के सिक्के जारी करवाए। डाई विधि से जो है राजा का नाम अंकित करवाया तथा जो है सोने के सिक्के जारी किए। किसने? थे हिंद एवं ने। अब बात करते, किसी नाटक में मंच में पर्दा लगाना यूनानियों का ही देन है। पर्दा जो है किसका?
कहते नाटकों में, तो आप बताओगे यूनानी युग की, जबकि गांधार कला भारतीय यूनानी जो है कला का अनोखा मिश्रण है। जब कहेगा गांधार कला किसका, भारतीय तथा यूनानियों का जो है अनोखा मिश्रण है, दोनों को मिश्र करके बनाया है गांधार कला। अब भारत में शकों का आक्रमण के बारे में बात, पहले मैंने हिंद एवं देखा, अब हम शकों को देखने वाले। शक मूलतः जो मध्य एशिया की घुमक्कड़ जाति थी जो चारागाह की खोज में भारत आए थे। इन्हें सिथियन भी कहा जाता है। शकों को क्या कहा जाता था, सिथियन कहा जाता था। अब बात करते हैं, देखिए शकों की 5 शाखाएं थी। पहली शाखा जो है अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा पश्चिमी भारत और 5वीं शाखा जो है दक्कन में राज किया था। देखिए 5 शाखाएं थी, 5 जगह 5 ने राज किया था। अफगानिस्तान में शकों की राजधानी काबुल और वहीं पंजाब में शकों की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। देखिए यदि कहा जाए अफगानिस्तान में क्या काबुल, जबकि यहाँ पर कहा जाएगा पंजाब में क्या तक्षशिला थी। भारत का प्रथम शक शासक जो है मोग, जो तक्षशिला शाखा का था। मोग के बाद जो है एलज प्रथम या एलज द्वितीय शासक बने थे। नाम देखिए एलज किस तरह नाम है। पश्चिमी शक शाखा के 2 वंश हुए, एक क्षारात एक कादर्मक हुए। और वही क्षारात वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है नाहपान था, जिसने महाक्षत्रप या क्षत्रप की उपाधि धारण की। किसने, नाहपान ने। अब बात करते हैं कामर्धक वंश का सबसे देखिए इसको 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा, आपको लगेगा ये सब चीज़ें नहीं हैं। कादर्मक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन, रुद्रदामन था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी तक चला। रुद्रदामन का गिरनार व जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। कादर्मक वंश का राजधानी जो है उज्जैनी थी। और वहीं जूनागढ़ लेख से जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन ने सौराष्ट्र स्थित सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार अपने गवर्नर विशाख दत्त के देखरेख में कराया था। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, पहलो या पार्थियन वंश की बात करते हैं। पहलो पार्थियन शासक ईरान से आए थे। भारत में शासन करने वाला प्रथम पहलो शासक जो है माउस था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है मिथ्रोडोटस को माना जाता है। सबसे प्रथम शासक पहलो का कौन था, तो आप बताओ, माउस था। उसका नाम माउस, देखिए अपने यहाँ माउस चूहे को कहते हैं, नाम ही रख दिया था। पहलो वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है गोंडोफर्निस था, जिसने राजधानी क्या बनाया था, तक्षशिला बनाया था। पहलो वंश का सबसे प्रतापी शासक का बताओ, गोंडोफर्निस था। गोंडोफर्निस के काल में ईसाई धर्म का प्रचार जो है सेंट थॉमस भारत आया, जिसने भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत की। सेंट थॉमस जो आया था, इसने सबसे पहले जो है, तो किसने, गोंडोफर्निस के काल में आया था, पहलो वंश का था ये। अब बात करते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश जो कुषाण चीन में यूची कबीले के थे, और जिस वंश का शासक जो है कुजुल कड़फिसस था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो बताओ, कुजुल कड़फिसस था। ये किस कबीले के थे पूछा जाए, यूची कबीले के थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय जो है बिम कड़फिसस को जाता है। बिम कड़फिसस ने चलाए थे, या कड़फिसस द्वितीय कहा जाता है बिम कड़फिसस को। दोनों नाम आपको याद कर लेना, किसने जो है सिक्के चलाए थे। बिम कड़फिसस के सिक्के शिव नंदी तथा त्रिशूल के चित्र मिलते हैं। शिव नंदी और त्रिशूल के चित्र जो है बिम कड़फिसस के सिक्के। अब बिम के बाद कौन आते हैं, कनिष्क आते हैं। कनिष्क 78 से 102 ईस्वी की बात चल रही है, ईसा पूर्व ईस्वी के। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक, जिसकी पहली राजधानी जो है पेशावर और दूसरी राजधानी क्या हुई, मथुरा हुई। पहली क्या है, पहली राजधानी पेशावर, दूसरी राजधानी मथुरा हुई। कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि जो है 78 ईस्वी पर उसने शक संवत चलाया। कौन सा, शक संवत चलाया। वह जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अनुयायी था। कनिष्क चीन पर आक्रमण करने वाला पहला भारतीय शासक था, जिसने रेशम मार्ग का नियंत्रण रेशम मार्ग को क्या है, नियंत्रण किया था। अब आते कनिष्क के राजकवि अश्वघोष थे, जिसने बुद्ध चरित, सुंदरानंद महाकाव्य और सारीपुत्र प्रकरण नामक नाटक लिखी थी। कौन सा, बुद्ध चरित भी लिखा, सुंदरानंद भी लिखा, सुंदरानंद महाकाव्य, सारीपुत्र प्रकरण नाटक की रचना बुद्ध क्या नाम है, अश्वघोष ने किया था। कनिष्क के राजवैद्य चरक ने चरक संहिता की रचना की थी।
चरक ने कौन सी संहिता, चरक संहिता की रचना की, ये भी आपको याद करके रखना है। कनिष्क काल में वसुमित्र ने महाविभास सूत्र की जो है रचना की। वसुमित्र महाविभास की रचना किसने, आप बताएं, वसुमित्र ने। और वही बौद्धों को विश्वकोश कहा गया, इसको बौद्धों का, महाविभास को बौद्धों का विश्वकोश कहा गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और ज़रूर देखते रहना है 2 से 3 बार। नागार्जुन कनिष्क का दरबारी विद्वान था जिसने माध्यमिक सूत्र की रचना की, जिसने सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसके लिए भारत का जो है इसे आइंस्टीन कहा गया। भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया, तो आप बताओगे। कनिष्क को भारत का आइंस्टीन कहा गया था क्योंकि सापेक्षता का सिद्धांत को जिसने जो है और माध्यमिक सूत्र की भी रचना किया था, सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था, इसी कारण इसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। संघरक्ष कनिष्क का पुरोहित था तथा संघाराम वास्तुकला कनिष्क के चैत्य नाम से प्रसिद्ध था। संघरक्ष कौन सा, कनिष्क का पुरोहित था तथा संघाराम जो है वास्तुकला के कनिष्क के चैत्य नाम से प्रसिद्ध था। अब वहीं पर बात करते हैं, कनिष्क के समय मूर्ति कला की 2 शैलियाँ थी, गांधार शैली और मथुरा शैली फेमस थी। मथुरा कला में शैली का विकास भी कनिष्क के समय ही हुआ था। मथुरा और बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था मथुरा कला में। अब बात करते हैं, महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण जो है मथुरा शैली में हुआ और यह शैली हिंदू जैन बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, मथुरा कहते हैं, मथुरा कला शैली केवल इसमें नहीं, हिंदू भी मंदिर बनवाते थे, बौद्ध भी और जैन भी, तीनों से संबंधित है मथुरा कला। अब बात करते हैं, कनिष्क के उत्तराधिकारी जो है कौन सा, वशिष्ठ, हुबिस्क तथा अंतिम शासक कौन था, शकवंश का, तो आप बताओगे वासुदेव थे। अब बात करें, कुषाणों के सर्वाधिक तांबे के सिक्के जो है चलाने का श्रेय जो है और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय भी कुषाण को ही जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखते हैं गुप्त काल के बारे में जान लेते हैं। गुप्त काल का कार्यकाल 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा, लगभग 300 वर्षों यानी 290 वर्षों तक रहा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे, जिनका शासन जो है 240 ईस्वी से जो है 280 ईस्वी तक रहा। किसका, श्रीगुप्त। इसके संस्थापक कौन थे गुप्त के, तो आपको बताया श्रीगुप्त थे। बीच रहा, आदिराज की उपाधि धारण की और श्रीगुप्त के बाद जो है घटोत्कच शासक बना। इन्होंने किसकी, आदिराज की उपाधि किसने, श्रीगुप्त ने धारण की और इनके बाद जो है श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच जो है शासक बना। अब बात करते हैं घटोत्कच। इस सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसके लिए 24 गांव दान दिए थे। इस सिंह के अनुसार जो श्रीगुप्त ने एक मगध में एक मंदिर बनवाया जिसके लिए उसने 24 गांव दान दिया था। गुप्त वंश का प्रथम शासक जो है संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया और वहीं पर बात करते हैं 319 से 335 ईस्वी तक शासक बना रहा। ये कौन, चंद्रगुप्त प्रथम था। इसका वास्तविक शासक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी जो है कुमार देवी से विवाह किया और महाधिराज की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की, तो महाधिराज की उपाधि धारण की। अब चंद्रगुप्त की पाटलिपुत्र राजधानी बनाई और सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था। अब देखिए यहाँ पर समुद्रगुप्त की बात करते हैं। 335 से 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है समुद्रगुप्त की जानकारी मिलता है। समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति के लेख में समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में 12 राजाओं का उत्तर भारत के कुछ राजाओं को जो है परास्त किया था। 9 राजाओं को परास्त किया। 12 कहते हैं कि 21 राजाओं को उन्होंने परास्त किया था। अब बात करें समुद्रगुप्त के विजयों को देखते हुए विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसमें कहा, तो आप बताओगे। पुस्तक अर्ली हिस्ट्री, देखिए इसमें आप डार्क कर लीजिए, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन किस पुस्तक में कहा गया है, तो आप बताओगे
अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये किसने लिखा था? विसेंट स्मिथ ने लिखा था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा? तो समुद्रगुप्त को कहा। और किस पुस्तक में कहा गया था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। इसने प्राक्रमांक की उपाधि ग्रहण की, प्रक्रमांक की। अब बात समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में कविराज की उपाधि भी दी गई थी और अश्वमेध यज्ञ करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। अश्वमेध समुद्रगुप्त को एक सिक्के में बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। सिक्के में बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। क्योंकि समुद्रगुप्त के बाद जो है रामगुप्त शासक बना, जो निर्बल शासक था। अब समुद्रगुप्त द्वितीय की कहानी से बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और वहीं पर चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधि विक्रमांक या सकार या परम भागवत था। शक को नाश किया था चंद्रगुप्त द्वितीय से, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सकार या विक्रमांक या परम भागवत की उपाधि इसने धारण, और वह देवगुप्त की भी उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही जो है धारण। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी उज्जैनी बनाई, जबकि पहली राजधानी इसकी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। महरौली स्तंभ लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय बंगाल पर विजय प्राप्त किया था। महरौली अभी जो दिल्ली का था उससे पता चलता है इसने बंगाल का भी विजय किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में पहला चीनी यात्री फायान 399 से 415 तक रहा। भारत में लगभग 16 वर्षों तक ये रहा। अब बात करते हैं, देखिए इसमें और शासक हम उनके बारे में भी बात करेंगे। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो दरबारी कवि थे उनके बारे में बात कर लेते हैं, दरबारियों के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, जिसमें कालिदास एक थे जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में धन्वंतरी नामक चिकित्सक रहते थे और अमरकोश के लेखक जो है अमर सिंह रहते। धन्वंतरी जो है चिकित्सा से जो है रिलेट करते थे। अब वहीं पर बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता 12 मिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जिन्होंने बृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका का रचना किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य दरबारी शंकु, बेताल भट्ट, हरिसेन और वरुचि छपंका, ठीक है, शंकु, बेताल भट्ट, हरिसेन, वरुचि और छपका, ये सब जो है टोटल 9 क्या थे? नवरत्न थे, इनके दरबार में रहते थे। कुमारगुप्त के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद कौन? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का अन्य नाम महेंद्रादित्य था, जिसको शक्रादित्य की उपाधि थी। इसने शक्रादित्य की उपाधि धारण की। मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त ने के लिए यह लिखा गया कि चारों ओर समुद्र से घिरे पृथ्वी के भाग पर इसका शासन था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख जो है कुमारगुप्त से ही प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं, कुमारगुप्त की मुद्राओं में गरुड़ और मयूर के चित्र अंकित किए गए हैं। गरुड़ तथा मयूर के चित्र किसमें? तो कुमारगुप्त की मुद्राओं में। कुमारगुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना जो के बाद में नालंदा विद्यालय की स्थापना, पहले क्या किया था? नालंदा बौद्ध विहार, उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। किसने? तो आप बताओगे कुमारगुप्त ने। बाद में इसको बख्तियार खिलजी ने तोड़वा दिया। अब स्तंभगुप्त के बारे में बात कर लेते हैं। स्कंदगुप्त 455 से 467 तक। स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ के लेख के अनुसार गुप्त साम्राज्य में हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। हूणों का आक्रमण कब हुआ था? तो स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र स्थित सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार करवाया था, जिसको अशोक ने बनवाया था। चक्रपाली के नेतृत्व में करवाया था इसको। अब बात करते हैं, स्कंदगुप्त ने चीन के राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए राजदूत भेजा था और सर्वाधिक हूण आक्रमण भी इसी के कारण में हुए। स्कंदगुप्त के काल में सर्वाधिक हूण आक्रमण हुए। और स्कंदगुप्त अब इनके उत्तराधिकारियों के बारे में बात कर लेते हैं। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त शासक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था बैठा। स्कंदगुप्त उत्तराधिकारी में सबसे प्रतापी जो बुद्धगुप्त था, जिसकी स्वर्ण मुद्राओं पर इसकी उपाधि श्री विक्रम मिलता है। अब देखिए बात है, भानुगुप्त को एरण अभिलेख में 512 ईस्वी का है। सर्वप्रथम सती प्रथा का विवरण भी इसी में मिलता है, एरण में ही है। इसमें गोपराज नामक सैनिक युद्ध में मारा जाता है, जिसके साथ उसकी पत्नी सती हो जाती है। ये बात देखिए, गोपराज नामक सैनिक के बारे में विवरण मिलता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के पतन के कारण हूण आक्रमण, आपसी झगड़े, अयोग्य अधिकारी था। अब देखिए गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। गुप्त साम्राज्य प्रांतों के विभक्त था
जिसे भुक्ति कहा जाता था, जिसके प्रमुख को जो उपरिक या महाराज या भोगिक कहा जाता था। प्रांतों के अंतर्गत कई जिले व विषय होते थे। विषय के नीचे अनेक विधि होती थी। अब देखिए, गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ी इकाई क्या हुआ करती, देश हुआ करती थी, जिनके प्रमुख को गोप्ता कहा जाता था। और सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी, जिसके प्रमुख को महत्तर कहा जाता था या ग्रामीक कहते थे। दोनों नाम याद कर लेना है, महत्तर या ग्रामीक कहते थे ग्राम के अधिकारी, ग्राम के मुखिया को। ग्रामों के समूह को पेट कहा जाता, ग्रामों के समूह को क्या कहते थे, पेट कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में देश, सबसे पहले देश, फिर भुक्ति, फिर विषय, फिर विधि, फिर पेट, फिर ग्राम। ये चीज़ें याद कर लेना है। देखिए, क्रम देश, फिर भुक्ति, फिर विषय, फिर विधि, फिर पेट, फिर ग्राम। सबसे छोटा ग्राम हुआ करता था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा चंपू शैली में, चंपू शैली मतलब गद्य और पद्य दोनों को मिक्स को चंपू शैली कहा जाता था, हरिसेन द्वारा चंपू शैली में रचित थी। इससे पता चलता है कि हरिसेन एक साथ कुमारगुप्त, सांविधिक ग्राहक, महादंडनायक का कार्य करता था। तीन कार्य करता था, कुमारामात्य का, संधि विग्राहक का और महादंडनायक। 3 कार्य एक साथ करता था। महासेनापति महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। वही दंडपाशिक क्या होता, पुलिस विभाग का अधिकारी होता था। महाबल क्या होता, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। अब महासंधि विग्राहक युद्ध के बाद जो है संधि व विदेश विभाग को अधिकारी होता है। वही तो ध्रुवाधिकरण क्या होता, अधिकारी कर वसूलने वाला जो ध्रुवाधिकरण होता था। साधारण पुलिस कर्मचारियों को चाट व भाट कहा जाता था। देखिए, चाट भाट किसे कहते थे, साधारण पुलिस अधिकारियों को चाट भाट कहा जाता है। गुप्त काल में जो है राजस्व का मुख्य भू राजस्व था। भूमि का 1/6 के दर से नगद कर हिरण को हिरण कहा जाता था। जो नगद कर होता था उसे हिरण कहा जाता था। उद्रंग कर जो है अस्थायी कृषकों द्वारा लिया जाने वाला ऊपरी कर, जबकि अस्थायी कृषकों से लिया जाता था। ऊपरी कर जो है, उद्रंग क्या होता है, स्थायी कृषकों को जाता, जब उद्रंग, और ऊपरी क्या होता है, अस्थायी कृषकों द्वारा दिया जाता है। भूमि सिंचाई के लिए राहट तथा घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था, राहट या घंटी यंत्र। अब बात करते हैं, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार और चांदी के सिक्कों को रुपक कहा जाता, रुपयक कहा जाता। चांदी को क्या कहता है, रुपयक गुप्त काल में, और स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं, दीनार कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने गरुड़ मुद्रा जारी की, जो किसकी थी, सोने की थी। गरुड़ मुद्रा किसकी थी, सोनों की। अब बात करते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम मुद्रा में उसका और उसकी रानी कुमारा देवी का चित्र मिलता है। कुमार देवी का चित्र किस में मिलता है, आप बताओगे, समुद्रगुप्त की मुद्रा में मिलता है। गुप्त काल में का व्यापार केंद्र जो है उज्जैन था। मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि रेशम बुनकरों ने सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया, तो आप बताओगे, रेशम बुनकरों ने। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्री को गणिका कहा जाता था। और सती प्रथा या पर्दा प्रथा जो है गुप्त काल में प्रचलित थी। अब देखिए, इनमें जो स्थापत्य कलाएं थी उनको देख लेते हैं। स्थापत्य कला इनमें क्या क्या थी, क्या क्या इन सबने बनवाया था, वहीं पर बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम मंदिर निर्माण गुप्त काल में वह भीतर गांव का विष्णु मंदिर जो है, और पिपेरिया का विष्णु मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल मंदिरों के शिखर शैली का श्रेष्ठ कृति है। वह रायपुर स्थित सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो, और भूमरा व खोह शिव मंदिर गुप्तकालीन है। इन सब चीज़ों को याद कर लेना है। अजंता में 29 गुफाएं जो 16, 17, 19 गुफाओं का गुप्त काल में, 16, 17, 19 गुप्त काल की हैं। और गुफा 16 में मड़ासन राजकुमारी का चित्र दिया गया है, मतलब मड़ासन जिसे लग रहा मरने वाली जो है राजकुमारी का चित्र दिखाया गया है। अजंता की गुफा चित्र में फ्रेस्को तकनीक यानी गोल लेप व टेम्परा तकनीक यानी सूखी लेप का प्रयोग किया गया है। मध्य प्रदेश में स्थित बाघ गुफा भी जो है गुप्तकालीन है, जिससे झुकती हुई स्त्री का चित्र, जिसकी खोज जो है डेंजर फील्ड ने की थी। बिहार के सुल्तानपुर से मिली युद्ध का खड़ी प्रतिमा जो है गुप्तकालीन ही है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों गुप्तकालीन साहित्य और विज्ञान के बारे में। कालिदास संस्कृत के विद्वान जिनकी 7 रचनाएं मिलती हैं, और इन्हें रघुवंश या कुमार संभव नामक महाकाव्य लिखने का और ऋतु संहार मेघदूतम खंडकाव्य की रचना की कालिदास ने।
7 रचनाएं आपको याद कर लेना है। रघुवंशम, कुमार संभवन, महाकाव्य के जरिए तो संहारम, मेघदूतम, इन सब की रचनाएं भी किसने किया? कालिदास ने। कालिदास विक्रमो वसीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम नाटक की भी रचना किया था। वही मुद्रा राक्षक या देवी चंद्रगुप्त नाटक की रचना जो है विशाख दत्त ने किया था। विशाख दत्त ने किसने? मुद्रा राक्षक तथा देवी चंद्रगुप्त की रचना ये सब विशाख दत्त ने किया था। मृग कचकम की रचना किसने किया? शूद्रक ने किया। नीतिसार की रचना किसने किया? कामंदक ने किया था। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना, बुक्स वगैरह गुप्त काल के बहुत आते हैं। पंचतंत्र की रचना विष्णु का शर्मा ने किया, जबकि भास द्वारा रचित जो है स्वप्न वासुदत्ता चारुदत्ता थी। इसका लगभग 40 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, राजनीति से रिलेटेड पुस्तक है। काव्य दर्श जो है व्याकरण की रचना की दंडी ने की, जबकि कामसूत्र की रचना जो है वात्स्यायन ने किया था। कामसूत्र की रचना किसने? वात्स्यायन ने किया था। अब बात करते हैं, गुप्त काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक गणितज्ञ आर्यभट्ट थे, जिन्होंने सर्वप्रथम पाई का मान 3.14 किया। आर्यभट्ट ने ही जो है पाई के मान की खोज किया था। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में वह सूर्य सिद्धांत में दशमलव प्रणाली, बीजगणित, त्रिकोणमिति, त्रिभुज के बारे में बताया था। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम सौर वर्ष की लंबाई 385 दिन और पृथ्वी के तथा सूर्य की ओर चारों ओर घूमती है यह तथ्य दिया। किसने? सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, ये बात जो है सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था। ब्रह्मगुप्त ने अपनी पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत की रचना जो है और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने ही बताया था। अब बात करते हैं, गुप्त काल में पशु चिकित्सा काव्य लाप्य या हस्त्यारवेद की रचना जो है, जिसमें हाथियों की चिकित्सा के बारे में उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद के प्रथम आचार्य जो है प्रवर्तक धन्वंतरी थे। कौन थे? धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विश्व का पहले शल्य चिकित्सक सुश्रुत थे। विश्व के पहले शल्य चिकित्सक जो है सुश्रुत थे। विश्व लिखा विश्व के, यानी वर्ल्ड के पहले जो है कहते हैं कि सर्जरी करने वाले चिकित्सक कौन थे? सुश्रुत ही माने गए। जबकि चरक कोषाढ़ कालिक औषधि चिकित्सा है। वाणभट्ट द्वारा रचित अष्टांग हृदय एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है। नवीनतम आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना जो है गुप्त काल में ही हुई थी। अब बात करते हैं, बौद्ध साहित्य दीपवंश तथा महावंश की रचना जो है गुप्त काल में हुई थी। दीपवंश तथा महावंश की रचना किसमें हुई? गुप्त काल में ही हुई है। प्यारे साथियों, आने वाले अब देखिए, चलिए बात, अच्छा ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, बने रहे अभी। अब यहाँ पर हूण जाति आगे हम बात करेंगे। गुप्त समकालीन वाकाटक वंश के बारे में बात करेंगे और सभी वंशों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहें प्यारे साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। उसके बाद भारत में राजपूतों के बारे में बात करेंगे। सब बहुत अच्छे से बात होगी, बने रहें।